हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वन में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके प्रैक्टिस सेट की अगली सीरीज़। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आप जो हो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान और अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। तो मिंटो मार्ले, इसे मार्ले मिंटो भी बोल देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो दोस्तों, ये पृथक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है? यानी कि अलग निर्वाचन प्रणाली। ये मार्ले मिंटो आया था 1909 में। वो इसको याद इस तरह से रखेंगे जैसा कि मिंटो नो, वो मिंटो में भी ओ आ रहा है और नो में भी ओ आ रहा है, नो बोलेंगे। तो इसलिए मार्ले मिंटो 1909। और ये पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या मतलब है इसका? कि भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को मान्यता मिली थी अलग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। यानी कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था 1909 में, पूना समझौता। तो उसमें क्या शर्तें रखी गई थी, क्या चीज़ थी, वो पूछ रहा है हमसे ये क्वेश्चन। तो उसमें भैया ये हरिजन जो थे उनके लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। यानी कि वो आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन कर सकते थे, अपना चुनाव लड़ सकते थे। यानी कि चलिए क्वेश्चन तीसरा है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? मैंने आपको पहले ही बताया 1909 में ऊपर। इसको याद करने का एक यही ट्रिक है कि मार्ले मिंटो यानी कि मिंटो 1909। चलिए, मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये यानी कि मुसलमान अलग निर्वाचन मंडल है, प्रारंभ हुआ था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। तो वो किसके द्वारा लाया गया था? वो भी भैया मार्ले मिंटो 1909 के द्वारा लाया गया था। यानी कि मार्ले मिंटो जो भी था ये 1909 मार्ले मिंटो। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा बातों का ध्यान रखा गया है, बहुत कुछ बताया गया है हमारे चुनाव के बारे में। तो उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं ज़्यादातर मार्ले मिंटो 1909 के तहत बताई गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? अब देखिए, 1909 में एक इंडिया काउंसिल एक्ट, उसके तहत क्या बात व्यवस्था की गई थी? उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है जैसे कि सांप्रदायिक यानी कि अलग अलग हर एक जाति संप्रदाय से प्रतिनिधित्व, मतलब चुनाव का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी कि हर एक समुदाय, हर एक जाति का व्यक्ति हर एक अलग क्षेत्र से चुनाव प्रतिनिधित्व कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड के प्रावधानों का क्या सार था? उसका सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन। ये दोहरा शासन है क्या? ये दोहरा शासन भैया ये है दो स्वतंत्र सत्ताओं का शासन, दोहरा शासन कहलाता है। इस दोहरे शासन को जो है द्वैत शासन भी बोल देते हैं। तो ये कब आया था? ये 1919 में लागू हुआ था दोहरा शासन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया भैया? ये हुआ था 1773 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित क्यों किया गया था? ये क्या था मतलब? ये पारित किया गया था भैया 1773 में। और ये संबंधित था ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था ये। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखना था। किसके? ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये इसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट का। आगे चलिए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? तो भैया संविधान जब तक, यानी कि हमारा संविधान बना, भारत स्वतंत्र हुआ, फिर हमारा संविधान बना, तो जब तक वो लागू नहीं हुआ, जब तक किसका शासन चला भारत में? ये था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया,
उसके अनुसार जो भी शासन चला है भारत का, वो उसके अनुसार चला है जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ गया। आगे चलिए, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी भारत का जो गवर्नर जनरल है वो अपनी समिति अस्वीकार करने का, तो अपनी उसकी समिति है उसके निर्णय को अस्वीकार कर सकता है भारत का गवर्नर जनरल। वो किस एक्ट के द्वारा? तो भैया वो 1786 का एडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा वो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था, उसको ये अधिकार मिला हुआ था। आगे चलिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब किया गया भैया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। आगे चलिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब देखिए, इसमें अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ज़्यादातर भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक था मार्लियामेंटो 1909, और आप इसको हल्के में ले रहे हो। इन दो चीज़ से कितने क्वेश्चन आए हैं? एक भारत सरकार अधिनियम 1935 से और एक सेकंड और एक मार्लियामेंटो 1909 से। तो भैया इनको रट लो और देख लो। चलिए, ये आया, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया। यानी किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 के। क्या किया गया? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भाई कितने क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आगे चलिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में एक सचिव का पद नियुक्त किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था भैया? वो भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए, एक अधिनियम यह आया 1858, इसके द्वारा ये किया गया था सचिव का पद निर्मित। आगे चलिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम के द्वारा भैया? 1935। देखिए कितना महत्वपूर्ण 1935 ये। आगे चलिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। 1922 ईस्वी में, अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखिए, तो यह है महात्मा गांधी के अनुसार। अब कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि महात्मा गांधी के मन में एक बात आई, तो उन्होंने एक बात व्यक्त की कि 1922 में वो बात उद्गार आया था उनके मन में। ये बात उन्होंने जब व्यक्त करी थी कि भारत का संविधान जो होगा वो भारतीय जो होंगे उसके रहने वाले उनकी इच्छाओं के अनुसार होगा। ये बात महात्मा गांधी ने व्यक्त करी थी। देखिए, ये हमारे संविधान के क्वेश्चन हो चुके हैं 17 क्वेश्चन। इससे आगे हमने 17 क्वेश्चन फिर अर्थव्यवस्था से लिए हैं। तो आइए देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले टाइम में भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण पूछ रहा, तो इसका कारण है भैया अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता इसका कारण है संरचनात्मक बेरोजगारी का। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? अब भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है, जैसे कि मिश्रित क्या मतलब है? मिश्रण, मिला हुई। तो मिश्रित मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, यानी कि सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का जो साथ काम करेंगे वही सहअस्तित्व कहलाएगा। यानी कि भारत सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। आगे क्वेश्चन आ गया एक बार और फिर। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये इसका अर्थ है वैश्वीकरण का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय भाई क्या है? ये देखिए, यह अभी मैंने ऊपर बताया है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। अब देखो, इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप बोल देते कुछ स्कूल होते हैं तो वो आप बोल देते कि अर्ध सरकारी है। अर्ध सरकारी का मतलब है कि उसमें प्राइवेट भी है और सरकारी भी है।
तो वही सह अस्तित्व है सरकार का और किसी प्राइवेट सेक्टर का। जैसे कोई कंपनी होती है, कोई फैक्ट्री वगैरह होती है, उसमें आपने देखा होगा सरकार का और निजी क्षेत्र का यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई सह अस्तित्व होता है, दोनों काम करते हैं इसमें, दोनों की भागीदारी होती वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। जो काम हो गया भाई, आगे चलिए। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। अब देखिए आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की कैसी गिनती होती है। भारत की गिनती होती है भाई विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारत एक विकसित देश नहीं है, हमारा भारत विकासशील देश है, उसी के रूप में हमारे भारत की गणना होती है, गिनती होती है। आगे चलिए। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। यानी कि ये योजना आयोग होता है एक, जो योजनाओं को हमारे जो जितनी भी योजनाओं का हम लाभ उठाते हैं, जितनी भी हमें योजनाएं मिलती है भारत सरकार के द्वारा, तो वो जितनी भी योजनाएं हैं वो योजना का एक आयोग है। योजना आयोग भारत का योजना आयोग है, उसके द्वारा योजना आयोग से भी योजनाएं निकलती हैं, उनका हमें लाभ मिलता है। तो वो ऐसा नहीं कि वैसे ही योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, पहले देखा जाता है, आकलन किया जाता है गरीबी रेखा का, कौन गरीब है कौन अमीर है। इस चीज़ से जब मिलता है तो उसका गरीबी रेखा का से नीचे के लोगों का, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले कौन होते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, जो गरीबी रेखा से, जिसको अंत्योदय कार्ड बोलते हैं, वो बीपीएल कार्ड वाले वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो उसका निर्धारण करता कौन है, उसका निर्धारण भैया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान करता है, यानी कि NSSO। चलिए आगे देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है भैया, ये करता है तृतीयक क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के अंदर 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र आता है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र आता है और उसके बाद तृतीयक क्षेत्र आता है। सबसे अधिक जो है तृतीयक क्षेत्र ही योगदान करता है हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ। देखो उसी को मेन मत मान लेना कि सब यही चीज़ है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि प्रथम क्षेत्र में क्या आता है, जैसे कि मान लो कृषि आ गई। अब आपने कृषि से क्या गेहूँ पैदा करे, तो वो जो ज़मीन से जो खेती से हम उत्पादन जितना भी करेंगे वो सब कहलाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब हम ले गए और जो हमने वो चक्की वगैरह में पिसवाया, तो यानी कि उसका फिर हमने क्या करा, उद्योग पे ले गए, तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं भारत के अंदर, ये सब उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। फिर हमने वो पैकिंग करके उस चीज़ को बेच दिया, तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि व्यापार। फिर हमने उसका व्यापार करा तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब 1 किलो गेहूँ से हमने आटा बनाया और उसको पैक करके उसको कहीं ज़्यादा कीमत पे बेच दिया लास्ट में, तो फ़ायदा किस चीज़ से, जो लास्ट में हमने पैक करके बढ़िया करके बेचा, उस चीज़ से फ़ायदा मिला। तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को योगदान किसने दिया, वो लास्ट की तृतीय क्षेत्र ने। इसका एक उदाहरण फिर लीजिए आप, देखो उसको रियल मत मान लेना। फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि एक भुट्टा है, मक्का भुट्टा, वो हमने खेती से प्राप्त किया, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब हम न उसकी मशीनों द्वारा उसकी हमने खील तैयार कर ली किसी भी तरह से, तो यानी कि उद्योग में लगा दिया, तो जितने उद्योग आ गए वो उसका हमने बना ली खील, तो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। उसके बाद फिर हम उस खील को हम पैक करके पैकिंग में बेचते हैं। तो मान लो 5 रुपये का भुट्टा है, तो खील तैयार करके हमने वो 25 रुपये के पैकेट में बेच दी, तो फ़ायदा किस चीज़ से, तृतीय क्षेत्र से। तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, यानी कि कृषि से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। और जी उद्योग वगैरह से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सब कुछ वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और जितनी भैया व्यापार से रिलेटेड होती हैं वो आती हैं तृतीय क्षेत्र में। ये आपको शायद आसान हो। अब इसके बारे में, मैं इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो चुका है, वन लाइनर है। चलिए डिटेल बताऊंगा तो मैं जब पढ़ाऊंगा। सब्जेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया हो तो आपका फ़ायदा है, आपको सब कुछ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन पर हो गई बहुत लंबी वार्तालाप। देखिए, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्रपात का प्रयोग करता है। यानी कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाता है, तो भैया
आयोग जो है, योजना आयोग, वो किसका सूत्रपात का प्रयोग करता है? डीटी लकड़वाला। ये डीटी लकड़वाला जो थे, इन्होंने एक सूत्रपात तैयार किया था, अपना एजेंडा तैयार किया था अपना, एक गरीबी रेखा का पता लगाने का राज्य और राष्ट्रीय स्तर में। तो उसी का अनुपालन करते हुए, उसी का पालन करते हुए, उसी के अनुसार आज भी योजना आयोग उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के एजेंडा के अनुसार जो है गरीबी का अनुमान लगाती है। ठीक, आगे चलिए। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, बंद अर्थव्यवस्था है जैसे कि आयात निर्यात पूरी तरह से बंद हो, ना मतलब सामान हमारे देश से जाए और ना हमारे देश में सामान आए, तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। ये नहीं कि अर्थव्यवस्था बंद होगी तो कमाई बंद होगी तो अर्थव्यवस्था बंद होगी, ये नहीं। अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात और निर्यात पूर्णतः बंद। चलिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम मैंने आपको पहले बताया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मतलब है गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करने का मतलब है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गांव से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आपको कोटे पे से राशन मिल लिया है, तो राशन की दुकान से राशन मिल लिया है, तो आप देखते होंगे 1 यूनिट पे किसी को तो 1 धड़ी मिलता है और किसी को 7 धड़ी वाला राशन मिलता। तो वो जो 7 धड़ी वाला राशन मिल रहा है, लाल कार्ड वाला, सफ़ेद कार्ड, पीला कार्ड, ये देखा होगा हमने, लाल और पीला कार्ड चलते थे पहले। अब तो मशीन पर अंगूठा लगाओ और ले आओ। पहले कार्ड चलते थे कि लाल और सफ़ेद पीला कार्ड, तो ये मेन होते थे। लाल कार्ड जो होता था वो बनता था अंत्योदय वालों का, यानी कि बीपीएल कार्ड वालों का। वो एपीएल बनता था पीले कार्ड वालों का। तो जिनका पीला कार्ड होता था उनको 1 धड़ी राशन मिलता था 1 यूनिट पे, और जिनका बीपीएल कार्ड होता था उनको 7 धड़ी राशन मिलता है आज भी। और यानी कि वो जो है वो गरीबी रेखा से, गरीबों से बहुत नीचे, गरीबी रेखा में भी गरीब, गरीबों में भी और ज़्यादा गरीब, ये नहीं गरीबी रेखा से नीचे। अगर हमको या तुमको किसी को भी अगर 1 धड़ी राशन मिल गया है, यानी कि वो 1 यूनिट पे 1 धड़ी राशन मिल गया है, तो तुम भी गरीब हो। ये नहीं कि तुम सब अमीर हो, कितना भी अमीर हो उसे राशन मिल रहा है 1 धड़ी, तो वो गरीबी में गिना जा रहा है। बस वो क्या है, वो एपीएल में गिना जा रहा है। और जिसको 7 धड़ी मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है 1 धड़ी से, तो वो बीपीएल में, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। और योजनाओं के ज़्यादातर योजना आयोग जो लाभ निकालती है योजनाओं के, वो सब ज़्यादातर बीपीएल वालों को मिलते हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को, यानी कि वो बेचारे गरीब हैं, गरीबों में भी और ज़्यादा गरीब है, गरीब से नीचे हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भाई यानी कि श्रम शक्ति जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका कितना भाग लगा हुआ है? वो भैया 54% तो कृषि में लगा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। भैया कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। अब देखो किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। यानी कि फिर वही बात है कि जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं, ये बीपीएल कार्ड वाले हैं, वो गरीबी रेखा में गरीबों से भी नीचे हैं, उन तक विद्युत पहुंचाना, उन तक बिजली पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराना ही कुटीर ज्योति योजना है। यानी कि कहने का मतलब है झुग्गी झोपड़ी वालों को विद्युत उपलब्ध कराना कुटीर ज्योति योजना से संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना भाई ये शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2014 को। किसके नेतृत्व में? पीएम भैया अपने पीएम मोदी जी के नेतृत्व में नवंबर 2014 को पीएम मोदी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी कुटीर ज्योति योजना की। चलिए आगे चलते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी, देखिए भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है भैया? संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में ज़्यादातर। संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब उससे मतलब है जैसे कि भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचनाएं कमज़ोर हो जाएंगी, तो उससे जो है रोज़गार का अभाव आ जाएगा। यानी कि मानवीय भी, भौतिक भी और वित्तीय भी, सभी चीज़ में कमजोरी आ जाएगी, सभी संरचनाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी, तो भैया रोज़गार में कमी आएगी नहीं आएगी? अभाव आएगा नहीं आएगा? तो यही संरचनात्मक बेरोजगारी है। जैसे अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, इस टाइम लॉकडाउन, कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा, तो भैया मानवीय कमजोरी भी आई, वित्तीय कमजोरी यानी पैसे की कमजोरी भी आई, और भौतिक कमजोरी जो हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उनकी भी कमजोरी आई। तो उससे क्या हुआ? रोज़गार का अभाव हुआ नहीं हुआ? सब कह रहे नहीं कि यार हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, हम बेरोज़गार पड़े हैं, कितने घर पड़े हैं, पड़े हैं अपने आदमी। तो ये सब यही चीज़ है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी, ये है बेरोजगारी संरचनात्मक। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भैया ये देखो, भारत में गरीबी के आंकड़े जो करेगा, यानी कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करेगा? NSSO। NSSO क्या बताया था मैंने अभी ऊपर, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूँ करता है बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रकाशित। आगे चलिए, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? देखिए इथोपिया जो है, इथोपिया में जो है सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार होते हैं बच्चे, और सबसे ज़्यादा कुपोषित वहीं होते हैं, और कुपोषण वहीं पाया जाता है। वो अपने भारत के अंदर कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसी वजह से यानी कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित होते हैं, सबसे ज़्यादा कुपोषण वहीं पाया जाता है। इसी वजह से हमारे भारत में जो मध्य प्रदेश है उसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। चलिए, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो भैया कृषि में जो है अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं मेरे वीर कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है भैया, तो सुनो आप लोग, आपको चैनल पर आ रहा है मज़ा, देखिए कितनी जानकारी मिल रही है आपको। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। कृषि में मूलभूत किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो भैया कृषि में मिलती है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी है क्या? इसका देखो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, अभी समझ में आएगा आपको। जैसे कि इस वक्त जो है धान लगाई का टाइम है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। धान लगाई का टाइम है, अब हमारा एक खेत है, एक सेकंड देखो अभी बताऊँगा आपको प्रैक्टिकल के रूप में। ये हमारा खेत है, ठीक, इसमें हमें धान लगाने हैं। अब इसमें धान लगा सकते हैं, हमारे इस खेत को लगा सकते हैं 10 आदमी, ठीक, लेकिन हम ले कितने गए? 15। हम 15 आदमी ले गए काम पे। अब हमें लगा कि यार ये खेत हमारे 10 आदमी लगा देंगे आज, यानी कि एक दिन में आज ये खेत हमारा 10 दिन में आज लग जाएगा, तो हम 15 आदमी क्यों करें? हमने 5 आदमी जो थे वापसी कर दिए, लौटा दिए, ठीक। तो इसमें जो है उत्पाद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हमारे काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बेरोजगारी पे प्रभाव पड़ता है। तो जब भी तो वो अदृश्य बेरोजगारी पड़ती है, कहलाती है, नहीं कि कुछ पता भी नहीं चला और बेरोजगारी भी हो गई। जैसे कि काम तो हमारा फिर भी 10 आदमी ने लगाया, खेत लग गया हमारा पूरा, ठीक है, इसमें धान रोपाई हो गई, लग गया। लेकिन ये जब हमने 5 आदमी लौटा दिए कि यार ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो अब ये लौटा दिए, तो ये बेचारे, इनको तो मजदूरी नहीं मिली, इनको तो पैसे नहीं मिलेंगे, कमाई रुक गई। अब ये कहीं और जाते वहाँ से कमाते, लेकिन वहाँ से भी नहीं कमा पाए, हमारे चक्कर में आके ये हमारे पास आता कि अब ये कोई और काम नहीं कर पाए बेचारे, ये लौट आए, तो ये बेरोजगार रह गए, नहीं रह गए। तो जब ये 5 बेरोजगार रह गए, तो यही जो है अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, काम फिर भी हुआ, उतने का उतना ही हुआ, लेकिन बेरोजगारी हो गई, तो उस वही अदृश्य बेरोजगारी है। ये सब ये ज़्यादातर कृषि में देखने को मिलती है, ठीक। चलिए आप देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का देखिए, श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। देखिए श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, यानी कि अब एक सेकंड इसको भी समझें। ये कोई हमारा कार्य है, इसको कर सकते हैं 100 आदमी, लेकिन एक मशीन लगा दी हमने, वो अकेली इस काम को कर रही है, 100 आदमी का काम ये अकेली मशीन कर रही है, तो हम इस पे हमें कितना कोई इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मान लें हमने एक आदमी रख लिया, यानी कि ये मशीन चलाने के लिए 1 आदमी 10 आदमी जितने भी रखने हैं, 1 से लेकर 10 तक, चलो 10 तक ले लो, 1 2 3 4 5 जितने भी 10, ज़्यादा 10 आदमी इस मशीन को ऑपरेट कर लेंगे, यानी कि चलो ये समझो कि 10 आदमी से चला रहे हैं। तो अब हम इन 100 आदमियों को क्यों लें जब हमारा काम 10 आदमी से हो रहा है इस मशीन से, तो 10 आदमी से, तो यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य रहती है। अब बेचारे वो तो गए, कंपनी ने उन्हें तो निकाल दिया, किसी फैक्ट्री में मान लो 100 आदमी काम कर रहे थे, अब हम ले मशीन, अब हम वो काम मशीन से करवा रहे हैं, तो वो आदमी उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं 1 आदमी, तो हमने वो तो निकाल दिया ना 99, तो वो बेचारे क्या हुआ, बेरोजगार हो गए नहीं हो गए।
तो यही है प्रचंड बेरोजगारी। आगे चलिए। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन हो गए हैं अर्थव्यवस्था के पूरे 17 उसके क्वेश्चन थे संविधान के, 17 ही अर्थव्यवस्था के। अब हम आए अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको दोस्तों। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगे तो वीडियो इसको शेयर भी करें। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऐसी लल्लू पच्चू क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए निकाल के, और इनके बारे में डिटेल भी बता रहा हूँ। जिस क्वेश्चन की डिटेल बतानी है, ज़रूरत पड़ती है, उसकी बताता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं अपना कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, क्वेश्चन 35वें नंबर का है, लेकिन कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर से है 35वां। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो भैया कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चीज़ को नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है, वो सीपीयू कहलाता है। वो इसको प्रोसेसर भी को बोलते हैं, क्योंकि सभी चीज़ की प्रोसेस ये करता है, नियंत्रण करता है, प्रोसेसर भी कहलाता है। सीपीयू है इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए, और मैं आपको बता दूं आगे चलने से पहले कि मैं कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव पूरा डिटेल में, क्योंकि आजकल CCC वगैरह में भी कंप्यूटर मांग रहे हैं, बहुत से हैं। कुछ एग्ज़ामों में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं कंप्यूटर बहुत जल्दी पढ़ाऊँगा, सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा कंप्यूटर के बारे में, सब कुछ बढ़िया करके बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। अब है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। अब देखिए किस आम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सीपीयू को। क्यों भैया, जितनी भी सोचने समझने की शक्ति है, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्राम कुछ भी, सब पे नियंत्रण कौन करता है, सीपीयू यानी कि ब्रेन। अब हमारे बॉडी में हम हैं, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में सब कुछ हमारे नियंत्रण कौन करना है, मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन। सारे हर अंग को, बॉडी के हर पार्ट को जो है नियंत्रण करता है। तो इसी वजह से ब्रेन हमारा ब्रेन है, तो इसी वजह से कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू है, वो भी सब चीज़ को नियंत्रण। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में देखिए यही चीज़ कही गई है, क्या कहा गया है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। देखिए कंप्यूटर पर नियंत्रण करता है तो क्या कहलाएगा, सीपीयू। अब आगे चलिए, देखिए सीपीयू से कितने अच्छे 3 क्वेश्चन बन गए। चलिए अब कंप्यूटर का पितामह किसे कहा था, अरे यार चार्ल्स बेबेज। ये तो भाई बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सीखते रहे हैं, शायद किसी को कोई हो जो इसे ना पता हो ना, सबको पता है। चलिए आगे चलिए। लेकिन ये क्वेश्चन आता है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज खालिस्तान होता है, जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, होम पेज। देखिए यानी होम पेज क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने एक वेबसाइट खोल ली तो शुरू का जो पेज होगा वो होम पेज होगा। अब हम अगर उसको स्किप ना करें तो हमें कहीं उस वेबसाइट के अंदर पहुंचना है, तो वहाँ पर जाकर होम पेज पर क्लिक कर देंगे तो हम उसके अंदर पहुंच जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो भैया सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जब भी कंप्यूटर बने हैं तो एक सुपर कंप्यूटर है जो सबसे शक्तिशाली है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। अब देखिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, भैया बान न्यूमान का, यानी कि कंप्यूटर में जो विकास किए हैं नए से नए, वो किसने किए हैं, बान न्यूमान ने। आगे चलिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज, लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है, भैया सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हैं या चिप में जितने भी दर्ज प्रोग्राम हैं उनको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। चाहे कोई गाना हो, वीडियो सब सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जितने भी ऐप वगैरह होती हैं, ये चाहे आपके मोबाइल में हो या वैसे, सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। आगे चलिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो भैया कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर। यानी कि जो जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, अपनी आंखों से छू कर देख रहे हैं, हाथों से छू कर देख रहे हैं, आंखों से हमारे सामने रखा हुआ है, दिख रहा है, तो वो है हार्डवेयर। तो वो चीज़ जो हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि ये मोबाइल के ऐप जो भी है, जितनी भी ऐपें होती हैं, ये सब सॉफ्टवेयर ही तो हैं। कंप्यूटर में जितनी भी है ये वो होती हैं, सब सॉफ्टवेयर हैं।
लेकिन जैसे कि जो चीज़ हम छू सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसका मदरबोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ हम छू कर देख सकते हैं। ये सब ये हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। आगे चलिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुई थी भैया 1946 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भैया कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान जो है चार्ल्स बेबेज का है। आगे चलिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भैया गणना के सिद्धांत पर। यानी कि भैया कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? गणना के सिद्धांत पर। अब देखिए मैं इसका बताता हूँ। तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी बूझ लो कंप्यूटर से, मगर भैया वो तुम्हारी बात में जवाब देगा, तो तुम्हारी बात में जवाब, मगर मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अब तुम कह रहे हो यार कैसा पागल आदमी है, ये बात बोल लिया। अगर आपने जोड़ा है कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो 2 और 2 4 होते हैं, हमें पता है, कंप्यूटर भी 4 बताएगा, लेकिन वो उसे ये नहीं पता कि 2 और 2 क्या बुझा उसने। वो उन 2 + 2 को कन्वर्ट करेगा अपनी बाइनरी संख्या में। इसमें बाइनरी संख्या चलती है, बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करता है, तो वो 2 + 2 को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करेगा, उसकी गणना करके उसका उत्तर देगा। फिर वो अपनी बाइनरी संख्या में उसको कन्वर्ट करके उसको उत्तर को देगा। वो जब कन्वर्ट होकर आपकी भाषा में आपके सामने आएगा 2 + 2 4, ये होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने कंप्यूटर पर गूगल खोला, उस पर सर्च करा कि भैया कि मेरी गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, मुझे गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। अब आप ये मत बोलने लगना यार कि मास्टर अपनी बात सारी भाई ये टिकटॉक वीडियो बहुत बनी थी उसमें, तो उधर गूगल से पूछते थे, वो मेरी याद आ गई वो बातें, तो मैं आपको बताने लगा। तो ये है, तो उसकी समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा? भैया कंप्यूटर ने जो है आपकी बात को सुना, उसको बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करा। बाइनरी संख्या क्या होती है? वो इस तरह चलती है, देखो बाइनरी संख्या 0 1 0 1 इस तरह चलती है, 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह से ये बाइनरी संख्या कहलाती हैं। तो वो आपकी बात को, यानी कि आप मुझे गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, वो आपकी बात को उसने सुना, उस चीज़ को अपनी बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करा, फिर उसका उत्तर सर्च करा, जो भी उत्तर आया उसका सर्च उत्तर करके आया कि वो खास से बाहर बात मत पूछ या जो भी उसने उत्तर दिया वो खास से बाहर सर्च मत कर, जो भी किया तो वो आपको आपकी भाषा में उत्तर फिर उसको बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करा, फिर वो आपकी भाषा में कन्वर्ट हुई, जब आपके पास उत्तर आया। और ये देखिए प्रोसेसिंग, आप सोचते हो कि एकदम सर्च किया एकदम आ गया, भाई कंप्यूटर इतनी फास्ट चलता है कि वो आपके सब चीज़ को एकदम बता देता है, लेकिन वो करता बाइनरी संख्या में ही है सब चीज़ कन्वर्ट, उससे आंसर देता हूँ आपको। अब आगे चलिए, देखिए सर्वाधिक, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। कैसा प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर। अब देखो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, चैन प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, और भी बहुत से प्रिंटर होते हैं, बैंड प्रिंटर होता है, और एक लेज़र प्रिंटर होता है। तो भाई लेज़र प्रिंटर जो होता है वो सबसे तेज़ गति से प्रिंट करता है। देखा आप लोगों ने देखा होगा, कहीं आप फोटोस्टेट कराने गए होंगे, जीरोक्स कॉपी या फोटोस्टेट, फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी, आप कुछ भी बोल दो, सब एक ही चीज़ होता है, एक ही चीज़ कहलाती है, जीरोक्स कह दो या फोटोकॉपी कह दो। तो आप कहीं किसी दुकान पर करवाने गए होंगे तो आपने देखा बहुत बड़ी सी मशीन रखी रहती है, फिर एक छोटा वाला प्रिंटर होता है, या फिर बहुत बड़ी मशीन होती है, जैसे कि फ्रिज टाइप होती है एक मशीन, बहुत बड़ी लंबी सी। तो कोई सी में भी देख लो, जब वो आपको ऊपर वो आपके कुछ भी जो ओरिजिनल चीज़ है वो रखता है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा हरी सी लाइट जलती है, तो वो क्या है? वो भैया उसके ऊपर स्कैनर लगा हुआ है, वो आप उसको वो लेज़र किरणों से उस चीज़ को स्कैन कर लेता है। आपकी उस चीज़ को लेज़र किरणों से वो स्कैन करता है, वो तुरंत उसमें फिर सूखी इंक डली हुई होती है उस प्रिंटर में, वो सूखी इंक उस चीज़ को प्रिंट करती है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, चाहे अगर आपने प्रिंट करवाया, प्रिंटर से प्रिंट निकलवा, अगर उसको आप एकदम से गरम पेपर निकलता है उसको एकदम साफ़ कर दे तो वो सफ़ा हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन आप कहोगे नहीं होता सफ़ा, अगर उसको तुरंत एकदम सफ़ा कर दे, हवा नहीं लगे, तो एकदम सफ़ा हो जाएगा, यानी कि जो आपका लिखा हुआ है वो मिट जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए बस ये होता है कि एकदम निकलते ही उसको हवा लगती है और वो एकदम से सूख जाता है। और ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर में भैया सूखी इंक का प्रयोग होता है। आगे चलिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार करके रख सकता है कहलाता है चिप। क्या कहला भैया? चिप कहलाव है। चिप बहुत सुनी होगी आपने, चिप में गाने डाल दिए भैया, फिल्म डाल दे चिप में 10 रुपये की अब देखिए चिप, तो चिप है क्या भैया? अब सुनो, ज़्यादातर आपने देखा होगा ये चिप कंप्यूटर में यूज होती है, मोबाइल में यूज होती है, हार्डवेयर है। यूँ क्यों? क्योंकि हम इसे छू सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर है।
ये एक पार्ट है कंप्यूटर का। आपने मोबाइल में देखा होगा, आप जो है पहले जब मोबाइल चलते थे तो पहले गाने वीडियो ऑडियो फ़ोटो कुछ भी हो वो डालने के लिए एक चिप होती थी छोटी सी, जिसका वो चलता था है ना 8 GB 2 GB 4 GB 1 GB, यानी जी मतलब गीगाबाइट। तो उसकी ये होती थी उसकी मेमोरी कि कितना मतलब उसमें क्षमता है भरने की। तो वो चिप होती थी, तो वो क्या करती थी, वो आंकड़ों को एकत्रित करती थी, भंडार करती थी। और इसको चिप को हार्ड डिस्क भी बोल देते हैं, स्टोरेज भी बोल देते हैं, चिप भी बोल देते हैं। अब जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें चिप डालने की ज़रूरत नहीं है, उनकी खुद के अंदर ही एक हार्ड डिस्क आ रही है जो उसमें जो है आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर टिप्पणी करता हूँ, लंबा हो जाएगा लेकिन मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बोलते हैं कि यार ये मेरा मोबाइल 216 में है, 332 में है, 464 में है। तो ये 216 332 464 ये है क्या भाई? ये है रोम यानी कि चिप, यानी कि मेमोरी, यानी कि स्टोरेज मेमोरी, ये सब यानी कि हार्ड डिस्क, सब इसको ही बोल देते हैं, रोम भी इसी बोलते हैं। तो देखिए जिसमें आंकड़ा हम अपना भंडार करके रखते हैं, कंप्यूटर में इसको रोम बोल देते हैं, हार्ड डिस्क बोल देते हैं, फ़ोन में इसको मेमोरी बोल देते हैं। अब देखो आपने कोई कुछ लड़के बोल देते हैं कि रैम रोम फ़ोन की कितनी है। अब रैम का तो सबको पता रहता है, लेकिन रोम सोचते हैं रोम क्या है। तो रोम भैया वही रोम जो है वो ही है रोम जो आपने मेमोरी है फ़ोन की आपकी, जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं। अब बड़ी रैम और रोम का मोबाइल क्यों लेते हैं सब? और या फिर अब कंप्यूटर जो है, पहले कंप्यूटर 500 GB का डेटा स्टोर करता था, अब फिर चलने लगा टीवीओं में चलने लगा, टीवी टेराबाइट यानी कि 1 TB 1.5 TB इस तरह से। और उसकी रैम भी पहले 4 GB रैम आती थी, 2 GB रैम आती थी, लेकिन अब 8 GB और 16 GB रैम आने लगी। 8 GB आती शायद अभी, मेरे तो 8 GB का पता है। चलिए तो ये होता, तो ये जो है अंदर डाटा स्टोर करते हैं वही चिप कहलाती है, वही हार्ड डिस्क कहलाती है, वही स्टोरेज कहलाती है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब रैम क्या है? रैम जो है इसमें प्रोग्राम रन होता है, जो आप कोई भी प्रोग्राम चलाते, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, उसमें जितनी देर के लिए आप प्रोग्राम चलाओगे वो जाकर रन रैम होगा। यानी कि जैसे हम चलने के लिए हमें पैरों की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी भी तरह से कोई भी प्रोग्राम कुछ भी चलाने के लिए आवश्यकता होती है रैम की। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के किस, बहुत लंबी वार्तालाप होगी इस चीज़ पे। ये वार्तालाप करने की चीज़ होती है जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाएं पूरा टोटल, लेकिन कोई नहीं यार, आपको संतुष्ट करना ज़रूरी था। चलिए आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के से किस संदर्भ में भिन्न है? भैया क्यों भिन्न है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से? क्योंकि परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार इनका अधिक होता है। यानी कि परिकलन क्षमता, इनकी जो क्षमता होती है गणना करने की वो अधिक होती है, और इनकी स्मृति यानी कि याददाश्त की क्षमता भी अधिक होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्बी ने किया भैया। ये इसका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है JS किल्बी ने किया था। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे एग्जाम से रिलेटेड। तो ये सब हो चुके हैं पूरे। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पर लाइक कमेंट सब करें, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके साथ साथ मैंने क्या हिंदी पढ़ाई है, हिंदी चल रही है, और जी सब हमारा UPG के चल रहा है, और ये बनलाइनर एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं। सभी चीज़ आपको मिलेगी अच्छी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज तक के इतना ही, धन्यवाद।